नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला, कहां मोटरसाइकिल निकालने की बात को लेकर हुआ विवाद। साथ ही जानेंगे कि कहां एडीपी एवं राष्ट्रीय वायोश्री योजना को लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। गाजीपुर में नामांकन के तीसरे दिन आज मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अलका राव ने सपा सरकार के मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह ने जमनिया विधानसभा सीट से नामांकन किया, तो वहीं सैदपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुभाष पासी ने नामांकन किया। जंगीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी माघवेंद्र राय ने नामांकन किया। जखनिया विधानसभा सीट से सपा सुभाषपा प्रत्याशी बेदी राम ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद वापस आए प्रत्याशी बेदी राम का सपा सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सपा सुभाषपा प्रत्याशी बेदी राम ने मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कितने सीटों में नामांकन किया, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, मैंने एक सीट में नामांकन किया। मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। माननीय योगी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उन कार्यों को जनता तक पहुंचाना। जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं वो जनता उससे बहुत खुश है। और मेरा सैदपुर विधानसभा, जो आप जानते हैं कि सैदपुर विधानसभा में मैं 10 साल से विधायक हूँ, वहाँ की जनता का हर घर से रग रग से मैं जानता हूँ और वहाँ की जनता की समस्याओं को भी मैं भलीभूत। क्या है कि 2 बार से आप विधायक, क्या लगता है तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, हैट्रिक और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं निकाला। क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकता उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, कुछ लोगों को आवास मिला है, कुछ लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। मैंने कोशिश करूंगा कि उनको आवास दिलाऊं। और जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनका राशन कार्ड बनवाऊं, आयुष्मान कार्ड बनवाऊं। जिन बहनों का पेंशन नहीं है उनको पेंशन का सुविधा करवाऊं। और जिस तरह से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए जो राशन बंट रहा है, ये जनता में बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि इस कोरोना काल में जो हाल हुआ है, लोग कहते हैं कि 5 साल, यदि देखा जाए तो 8 साल ही मुझे कार्य मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया। माननीय योगी जी ने मात्र 3 साल में जो कार्य किया है, लोगों ने 30 साल में नहीं किया है। किस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? कमल के ऊपर। क्या चुनौती समझते हैं अपने क्षेत्र में? कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने, कोई चुनौती नहीं है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। देखिए, विपक्षियों का कहना है, ये विपक्ष जो 4 कुर्ताधारी जो नेता हैं उनका कहना है। आप जनता के पास जाइए, जनता का क्या रुख है वो देखिए। बेदी जी, आज आप नामांकन करके आए हैं, कितने सीटों में नामांकन किया है? 3 सीटों में। जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है जखनिया विधानसभा में जा रहे हैं? जखनिया के विकास के लिए, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य, शिक्षा मुख्य है, और जो काम पिछला छूटा हुआ है उसको भी पूरा करना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। चुनौती क्या रहेगी सर? चुनौती विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। जखनिया विधानसभा लोगों के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इन लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं अपने से और जितना पूरा हो सकता है मैं उन लोगों के लिए, उनके क्षेत्र के लिए कार्य करूँगा। नामांकन करके बहुत खुश हूँ मैं। अच्छी तरीके से, बहुत ही पीसफुल माहौल में नामांकन हुआ है। और जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारी कहीं कुछ अगर फॉर्म में कहीं कुछ कमियां हैं, वो चीज़ों को हमें समझा करके और अच्छे से उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है। कितने सीटों में किए हैं आप नामांकन? कितने सीटों में? हमारा 2 सीट में नामांकन हुआ है। किस तरह की चुनौतियां हैं आपके? नहीं, हमारे सामने चुनौती, हमारे विधानसभा को अगर देखते हैं तो मेरे यहाँ चुनौती वो बेरोजगारी का है। नौजवान, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार नहीं है। छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। बिजली का जो है, जो क्वालिटी है, बहुत ही ख़राब क्वालिटी है और उसका कोई टाइमिंग नहीं है। किसानों के लिए जो है देखा जाए तो स्टेट का जो ट्यूबवेल सेट, जो पंप सेट है, वो सारे बंद पड़े हुए हैं।
ये जिससे कि हमारे जो है किसान हमारे बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। वो सड़कों की हालत जो है वो किसी छुपी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा मोहम्मदा विधानसभा मुझे लगता है प्रदेश के अंदर में सबसे पीछे में है। उसकी अगर गिनती होती है तो सबसे पीछे में होती है। प्रतिद्वंदी किसको मानता है? मेरा प्रतिद्वंदी जो है देखा है तो अभी तो प्रतिद्वंदी मेरे सामने तो लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं है, क्योंकि हमको जो सम्मान और जो मुझे प्यार और लोगों का समर्थन मिल रहा है, फिर भी मेरी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी के साथ में दिख रही है। इतना टाइम कितना लग गया आपको नामांकन के दौरान? नहीं, नामांकन के दौरान में टाइम नहीं लगता है। वहाँ पर इतने सारे प्रोसेस हैं, एक एक जो है जितने भी उसके अंदर उनके जो हमारी वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है नहीं प्रॉपर है वो सारे चेक होते हैं, सभी को लगते हैं, ऑलमोस्ट सबको 1-2 घंटे। अब मैं उनके इस लड़ाई के बारे में क्या बताऊं? उनका लड़ाई उनका जो भी उनका अपना नज़रिया है, उनकी लड़ाई माफियाओं के साथ में है। अगर माफिया होता है तो आज जो है मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में उन्होंने माफियाओं को क्या किया हुआ है वो सब लोगों के सामने में ही है। बहुत मुकेश जी, आज आपने पर्चा दाखिला किया है, कितने सेटों में किया है? 2 सेटों में नामांकन किया मैंने। तो आपका विजन क्या होगा? मेरा विजन विकास जंगीपुर का। जैसे बड़ी कैसे? सबसे बड़ी समस्या जंगीपुर में रोड की सड़क की। आप लोग जानते होंगे जंगीपुर में सड़क किसी काम की नहीं आ सकती, और पानी, नाली, स्वास्थ्य, बदहाल सिस्टम, वहाँ पे रोजगार, ये सारी समस्या जो जनमानस जिस पर टिका हुआ है। किस तरह की चुनौतियां हैं? चुनौती मुझे नहीं दिखती है। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जो वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के पास जा रहे हैं, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, ये सामाजिक मुद्दे जो है इस पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो उस पर मैं वो काम कर रहा हूँ। चुनौती तो मैं नहीं मानता कैसे चुनौती। मुकेश जी, आप एक डॉक्टर हैं और मानवीय संवेदनाओं से भी एक नाता रखते हैं, तो आप डॉक्टर थे लेकिन फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, डॉक्टर तो सामाजिक व्यवस्था पर रहता ही है और उसका पेशा भी समाज में सेवा करना। राजनीति का माध्यम जहाँ पे आप अपनी सामाजिक सेवा का विस्तार कर सकते हैं समाज में। हम जहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुँच पाता वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है। इस बार सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को राजनीति स्टार्ट किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। देर रात चोरों ने फिर चिटकाए एक साथ कई दुकानों के ताले। किराना, प्रोविजन व मोबाइल स्टोर की दुकानों की शटर तोड़ कर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। ड्राई फ्रूट, सिगरेट व ब्लूटूथ चार्जर, मोबाइल व नकदी को ले गए चोरी कर। चोरी की घटना किराना स्टोर की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कामा कस्बे के बस स्टैंड स्थित तमोलिया मार्केट की घटना। भरतपुर से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर वार्ड नंबर 3 अयोध्या बस्ती में संतोष कुमार कुशवाहा के घर शादी समारोह आयोजित हो रहा था। इस दौरान नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक अन्य समुदाय का युवक मोटरसाइकिल तेज गति से निकाल रहा था, जिसको शादी समारोह आयोजित परिवार के द्वारा समझाइश दी गई, जिसके बाद में अन्य समुदाय के दर्जनों लोगों ने अपने साथियों के साथ शादी समारोह आयोजित हो रहे घर वालों के यहाँ पथराव कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया। अयोध्या बस्ती में एक मोटरसाइकिल लेके लड़का निकल रहा था और वो कट मार के निकला। उसको कुछ अयोध्या बस्ती के स्थानीय लोगों ने कट मारने से मना किया, तो वो कुछ मुस्लिम के लड़के साथ में लेके आए और उस लड़के के साथ में मिलके मारपीट करी है, उसको चोटें आई है और उसी बात पर से आपस में दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तत्काल पुलिस को सूचना मिली और कंट्रोल रूम और आसपास के थानों और डीआरपी लाइन और आरआई पुलिस अधीक्षक महोदय सभी पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पे ही तत्काल कंट्रोल किया गया घटना को और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसमें एफआईआर की जा रही है। घटना की विस्तृत जानकारी और बता दी। सर, सुना विवाह समारोह चल रहा था, उस पंडाल में भी कुछ लोग घुस गए थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया। विवाह समारोह चल रहा था, यहाँ मुस्लिम का भी विवाह चल रहा था और हिंदू समाज से भी एक जगह विवाह चल रहा था। तो दोनों जगह से आसपास लोग, चूंकि भीड़ थी तो आसपास देखने वाले और कुछ उपद्रवी लोग इकट्ठे हो गए थे, जिनको हिरासत में लिया गया है और अभी कार्रवाई चल रही है। कुल कितने लोगों को हिरासत में लिया? एफआईआर हो रही है थाने में हम घटना स्थल पे और आपको विस्तृत जानकारी आगे बता दी जाएगी, लेकिन घटना हुई है, इसमें कार्रवाई हुई है।
शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर के राजेंद्र पार्क स्थित मानस मंच पर एडिप एवं राष्ट्रीय वायुश्री योजना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर सामाजिक आधिकारिकता शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कुमार तथा अतिथियों द्वारा शिविर में दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हेतु निर्मित स्वदेशी सुगम कैन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक कलेक्ट्रेट अमले में टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, जिला पंचायत सीईओ एसके मालवीय, वहीं एलिम्को अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक राजन सहगल, लेफ्टिनेंट कर्नल डीके दुबे सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कल तक जो दिव्यांग खुद को कमजोर समझते थे, उन्हें सामर्थ्यवान बनाकर पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के दायित्व निर्वहन के लिए भारत सरकार ने सुगम भारत योजना में सार्थक पहल शुरू की है, जिसके फलस्वरूप दिव्यांग शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सफल हो रहे हैं और उन्होंने जीविकापोर्जन भी शुरू किया है। दिव्यांगजन समर्थ बनकर समाज, परिवार और देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आधिकारिकता शिविर में 2.32 करोड़ रुपए की लागत से 1571 लाभार्थियों को 6561 उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जतारा विधायक हरिशंकर खटी, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, जिला अध्यक्ष अमित नूना, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, अनुराग वर्मा, राजेंद्र तिवारी एवं विवेक चतुर्वेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साधन मात्र हम उसको मानते हैं। हम सत्ता पाने के लिए केवल साधना करें, केवल सत्ता ही हमारा मुख्य ध्येय है, ऐसा इस संस्कारों में हमने नहीं जिया। हमारे लिए एक सत्ता मात्र समाज कल्याण को करने के लिए साधन मात्र हो सकता है, लेकिन लोगों का भला कैसे कर पाए, लोगों का कल्याण कैसे कर पाए, हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेगा, हमें नहीं पता तपस्या करने से ईश्वर प्राप्त होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हमने नर सेवा कर ली तो हम यही मान के चलते हैं कि हमारे द्वारा नारायण की सेवा हो गई। एक किसी अंधे व्यक्ति को कभी मन में सोचना, कल्पना करना, एक अंधे व्यक्ति को कभी सड़क के इस पार हम अगर हाथ पकड़ के या उंगली पकड़ के उसकी लाठी पकड़ के पार करा देते हैं तो मन में जो संतोष मिलता है, मन में जो सुकून मिलता है, मन को जो तृष्णा की तृप्ति होती है, मैं समझता हूं उससे बड़ा सुकून, उससे बड़ी शांति जीवन में आपने कभी अनुभव नहीं की होगी। बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़े जिस भाव से ये लोग बोलते हैं तो लगता है कि इनके लिए हम क्या ना कर दें, लेकिन हम भी धीरे में कान में धीरे से बोल देते हैं कि अब चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हमारे मंत्री जी सबको साइकिल दिलाएंगे। जितने भी दिव्यांग भाई यहाँ बैठे हैं, मैं एक ही बात उनसे बोलता हूं कि अब अपने जो सांसद जी है वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब साइकिल सबको मिलेगी। आज हमारा सौभाग्य कितना बड़ा आयोजन माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। पिछली बार भी हुआ था और इस बार फिर बड़े जोरदार तरीके से किया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग भाइयों की ओर से, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से, टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से माननीय सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप दिव्यांग और विकलांगजनों के लिए इतना सोच के इतना कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी ने बताई है कि जो छड़ी है उस छड़ी को पकड़कर हमारे दिव्यांग भाई सड़कों पर चलते हैं। वो छड़ी अभी विदेशों से मंगाई जाती थी, लेकिन उस छड़ी का निर्माण अब इंडिया में एलिम्को द्वारा किया जा रहा है और आज का उसका शुभारंभ भी आज हमारे मंत्री जी टीकमगढ़ से करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा जो स्वावलंबी पुनर्वास केंद्र जो विकलांग भाई है, ये कैसे आगे बढ़े, ये कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें कढ़ाई, बुनाई, सिलाई जो भी करना चाहे उसका भी शुभारंभ आज मंत्री जी यहाँ से करने जा रहे हैं। मंत्री जी को आप सबकी ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पिछले बार लगभग जो हम लोगों ने 300 के आसपास ये ट्राई मोटरसाइकिल दे चुके हैं। बाकी साइकिलें, व्हील चेयर, कान की मशीन, चश्मा और बत्ती सी
और ब्रेल लिपि ये सब तो देते ही हैं, लेकिन कई लोग हमने देखा कि जिनको मोटर साइकिल मिली वो अब उनकी रोजी रोटी का बड़ा साधन बन गया। तो उसमें ब्रेड रख के, बेकरी का सामान रख के, कोई रेडीमेड कपड़े रख के, कोई प्लास्टिक का सामान रख के आज गांव-गांव जाकर, साप्ताहिक हाट में जाकर वो 2 पैसा कमाने लगा है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर के लोग उसको सम्मान के साथ कहते हैं, तुम सामान मत उतारो, हम उसको सामान को उतार रहे हैं, तुम मुँह हाथ धो के चाय पी लो या नाश्ता कर लो। तो दिव्यांगजन जहाँ उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ, आज के परिवार के लिए भी वो सहायता करने लगा, परिवार में भी उसको सम्मान मिलने लगा और समाज में भी उसको सम्मान मिलने लगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिव्यांग शब्द से संबोधित किया वो इसीलिए किया कि हर दिव्यांग में कोई ना कोई विशेषता होती है, उस विशेषता को उभार करके उसको कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके वो अपने जीवन में स्वावलंबी बन सके। इसके लिए आज एक स्वावलंबन केंद्र का यहाँ पर देश में पहली बार स्वावलंबन केंद्र टीकमगढ़ से उसको प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 20-20 के ग्रुप में और दिव्यांगजनों को अलग अलग में ट्रेनिंग दी जाएगी, सिलाई की है, कंप्यूटर की है और मोबाइल रिपेयरिंग। तो मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखने के बाद उसको हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग किट उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो किट ले जाकर वो जिस गांव से आया है, जिस तस्वीर से आया है, वहां जाकर ये मोबाइल सुधारने का काम कर सकेगा, 2 पैसा कमा सकेगा, परिवार के उसमें अपना योगदान दे सकेगा। तो प्रधानमंत्री की यही सोच है कि जब हम सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका सामूहिक प्रयास, तो हमारे दिव्यांगजनों का भी उनके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव आए, वो परिवार के लिए उपयोगी बन सकें, समाज के लिए उपयोगी बन सकें, देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हमारे 7 राष्ट्रीय संस्थान और 7 हमारे CRC ये सारे देश में काम कर रहे हैं। जो दिव्यांगता की पहले केवल 7 श्रेणियों को शामिल किया गया था, अब उसको बढ़ाकर 21 तरह की दिव्यांगताओं को शामिल कर लिया गया। तो अब बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शासन की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजना का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ, सांसद मंत्री होने के साथ साथ इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और इस कारण से मैं लगातार कल छतरपुर, आज यहाँ, कल निवाड़ी करेंगे। आगे आने वाले समय में भी और भी हमारे जो दिव्यांगजन रह गए हैं, जिनका परीक्षण नहीं हुआ है, उनका परीक्षण करा के किस दिव्यांगों को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है वो सब दिलाने का काम निरंतरता के साथ इस काम को करेंगे। अभी तो हमारे जो कार्यक्रम हुआ, कलेक्टर साहब ने कह रहा था कि अभी अपने जिले में और जितने लोग रह गए हैं, मैं पूरे देश में जा रहा हूँ। अभी मैं 28 तारीख को अहमदनगर जाने वाला हूँ। अहमदनगर में 33,000 की संख्या में उस क्षेत्र के जो दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों को सारे सहायक उपकरण वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में 13,000 वहाँ पर दिव्यांगजन वो चिन्हित किए गए, कैंप लगाकर उनको सामान दिया जाने वाला है। उसमें सारे देश के जो सांसद हैं वो सांसद मेरे पास आते हैं और हम लोग भी पूरी इस वैचारिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर हमें दिव्यांगजनों के अंदर आत्मविश्वास का भाव लाना है, उनको स्वावलंबी बनाना है और उसमें सभी जगह हम लोग लगातार निरंतर इसमें सहयोग कर रहे हैं। विकलांगों के लिए कोई और रोजगार के लिए कोई हाँ, ये स्वावलंबन केंद्र उसी में शुरुआत हो रही है। यहाँ पर 20-20 के ग्रुप में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और हमारा जो दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम है, हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर है, उन ट्रेनिंग पार्टनर के साथ में कौशल विकास का वो ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद जब वो अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो हम दिव्यांगजन वित्त विकास निगम से उनको लोन उपलब्ध कराएंगे कम ब्याज की दर पर और आने वाले समय में और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का उसका प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं, ताकि हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय की सुविधा का लाभ मिल सके और आर्थिक रूप से वो सक्षम होकर परिवार, समाज और देश में अपना योगदान। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। कटिहार जिले में पुलवामा शहीदों की शहादत याद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शहर के सीताराम गार्डन में आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 250 यूनिट से अधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। रक्तदान शिविर के आयोजक ने कहा कि एक तरफ देश के युवा आज वैलेंटाइन डे मनाने में मशगूल हैं, वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए मेगा रक्तदान शिविर आयोजित कर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया है। मुझे लगता है कि लगभग 300 से 400 यूनिट ब्लड का संग्रह होगा, जो हमारे मेडिकल में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, उनके आज काम आएगा। ये काफ़ी अच्छा पुनीत काम है और सभी युवा साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम किया है। काफ़ी सराहनीय काम है। पुलवामा शहीदों की शहादत की याद में भी ये नेक काम, हाँ, बहुत अच्छा नेक काम हुआ है और काफ़ी लोगों ने
अपने आप आकर के ब्लड डोनेशन देने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे मेडिकल में जिनको ज़रूरत होती है ब्लड की, ऐसे हमारे दलित महादलित परिवार के बच्चे काफ़ी सीरियस जब होते हैं तो उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी, जहाँ पे लोग आज कहीं अपने प्यार का इजहार और लोगों में एक दूसरे में मशगूल रहते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। 14 तारीख आज हम लोग जो देश में शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो वीर सैनिक, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कार्यक्रम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले वर्ष भी किया गया था, जिसमें सर्वाधिक 156 यूनिट रक्तदान हुआ था और इस बार का लक्ष्य है कम से कम 250 यूनिट रक्तदान हो कटिहार में। पवन कुमार, विभाग संयोजक, बजरंग दल कटिहार। कटिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली नगर निगम आम चुनाव 2022 में ड्राफ्ट वार्डों को भौगोलिक सीमाओं को प्रकाशित करने और उस पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 अवधि दी गई थी। उपचुनाव आयुक्त सुधाकर जगताप ने आज बताया कि इस दौरान कुल 997 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा आती हैं, जिसमें से भाजपा 2, मन से 1, महाविकास आघाड़ी के शिवसेना 1 विधायक आते हैं। मन से विधायक राजू पाटिल और भाजपा विधायक रविंद्र चौहान इन्होंने इस विषय पर पहले ही विरोध दर्शा चुके हैं और आज भाजपा के दूसरे विधायक गणपत गायकवाड़ महानगर मुख्यालय आकर अपनी आपत्ति उपचुनाव आयुक्त के पास दी है। पाठिंबा दिला जातो का, त्यामुळे याला प्रोटेक्शन दिलं जातो का? खरं तर माझा मुद्दा फक्त इथे कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावी। सर, प्रभाग रचनेसंदर्भात तुम्ही काय हरकती घेतल्या, नक्की काय मागणी आहे? खरं तर प्रभाग रचनेची जी रचना करताना ज्या निवडणूक आयोगाच्या गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईन्सच्या ह्याच्यातून सर्व चुकीची कामं केलेली आहेत। सत्ता असली म्हणून सर्व जनतेची पायमल्ली करणं हे या सरकारला माहिती आहे आणि सत्तेचा गैरवापर करून सर्व ठिकाणी प्रभाग रचना केलेली आहे। आज जर आपण बघितलं तर जे मुख्य नाले असतील, मुख्य रस्ते असतील किंवा झिकझॅकपणाने असे कुठलेही प्रभाग पाडावे नाहीत, असं निवडणूक आयोगाचं GR असतानासुद्धा महानगरपालिकेमध्ये 2015 आणि 2019च्या निवडणुका लक्षात घेऊन आपलं कुठलं मतदान कुठल्या साईडला पडलेलं आहे आणि ते आपल्याला कसं जास्त मतदान होईल अशा पद्धतीने ते वार्डची रचना, विभागाची रचना केलेली आहे आणि ह्या सर्व गोष्टींचा आम्ही विरोध करण्यासाठी आज इथं ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे। मला तर वाटतं की महानगरपालिकेचे काही लोक त्या प्रभागामध्ये फिरलेसुद्धा नसतील। उल्हासनगरचा काही जो भाग आहे, उल्हासनगरचा जो हॉस्पिटल आहे तो सुद्धा कल्याण महानगरपालिकेमध्ये दाखवला आहे आणि काही ठिकाणी वर्षानुवर्ष हे मतदान करणारे लोक ह्यांची जाणीवपूर्वक नावच वगळून टाकलेली आहे आणि हे असे प्रभाग रचना केलेली आहे। लोक ऑब्जेक्शन घेतील आणि मग आम्ही चुका दुरुस्ती करून देऊ, आमच्या लक्षात राहिलं नाही किंवा चुकून झालं, नजर चुकीने झालं, असं जाणीवपूर्वक एक काम केलेलं आहे आणि ह्याच्यातून फक्त जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही या सर्व महानगरपालिकेच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देणार आहे। म्हणजे जो टिटवाळ्यापासून विभाग सुरू व्हायला पाहिजे होता प्रभाग, तर तो उंबरड्यापासून सुरू केलेला आहे। मग मागच्या 2-4 निवडणुका झाल्या त्या टायमाला टिटवाळ्यापासून केलं होतं, मग आता दिशा अचानक फिरली का? मला वाटतं सूर्य कुठेतरी दुसरीकडे उगवायचा चालू झाला आणि सत्तेमध्ये आल्याच्या कारणाने सूर्य कुठूनही उगवू शकतो अशी मला खात्री वाटते। थाने से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांधी के कर्मभूमि चंपारण में ही असामाजिक तत्वों ने गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। मामला मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के गांधी संग्रहालय चरखा पार्क के समीप का है, जहां सुबह सुबह लोगों ने देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़कर अलग फेंक दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि चबूतरे पर सिर्फ गांधी जी का पैर दिख रहा है, बाकी टूटी हुई मूर्ति कैंपस में फेंकी हुई है।
वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है, जिसके बाद तुरंत डीएम व एसपी मौके पर पहुंचे और फिर उन लोगों के सामने ही क्षतिग्रस्त मूर्ति को उठाकर संग्रहित किया। बापूजी की मूर्ति जिन्होंने भी विडंबना की है मूर्ति के साथ, तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे भी। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और टीम भी पुलिस विभाग की गई है वहाँ के देखने के लिए, क्योंकि काम यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कर रहा था। तो एजेंसी से और जो कॉरपोरेशन है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा और ये, क्योंकि हैंडओवर अभी तक नहीं हुआ है तो वो रहनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं रही है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति, और ये बापूजी की धरती है, अहिंसा की धरती है, तो उनकी गरिमा को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और उसके लिए हम तत्पर भी रहेंगे। CCTV और अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पे रहेंगे। एक चीज़ हम सभी लोगों को जाननी चाहिए कि व्यक्ति जो है उनके विचारों में बसते हैं। मूर्ति की विडंबना करने से या अन्य कोई मार्ग से जो है उसके विचार या उसके जो संस्कार है, जो संदेश है, वो कम नहीं होते हैं। पुनः जो है जिला प्रशासन जो है बापूजी की गरिमा में जो वहाँ पे मूर्ति थी उसकी प्रतिष्ठापना करेगा जैसी थी, और जो है शांति का संदेश जो इस चंपारण में है पुनः दिया जाएगा। लेकिन पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र हम उनको असामाजिक तत्वों को पकड़ भी लेंगे। बाकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है। कुछ चक्षुदर्शी भी हैं जिन्होंने बताया कि घटना कैसे हुई, किसने करी है, तो उसके लिए टीम निकल चुकी है, उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सुरक्षा के एहतियात से यहाँ पर होमगार्ड की तैनाती की जा रही है। इस इलाके में गश्ती भी होगी। कुछ ड्रग्स और स्मैक लेने वाले बच्चों के नाम भी सामने आए, तो उनका भी जो है हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं और इससे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इधर किए जा रहे हैं। कोई मूर्ख ही ये काम कर सकता है, क्योंकि ये सोच की बात भी नहीं है और ये समाज का सोच भी ऐसा नहीं है, क्योंकि गांधी तो एक विचारधारा है। और ये कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं सामने में महात्मा गांधी संग्रहालय है और ये गांधी जी का शिलालेख है जिसमें मेंशन किया गया है कि गांधी जी कब आए थे। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो जिला परिषद की जो ऑफिस है, पहले कचहरी हुआ करता था। गांधी जी को सजा वहीं सुनाई गई थी, उस पेड़ के नीचे। वो धरोहर है, चंपारण का धरोहर है। जब 150वां बन रहा था वर्ष, महात्मा गांधी शताब्दी वर्ष जब बन रहा था, तो उस समय इसको डेवलप किया गया था। और जो मूर्ति गांधी दर्शन केंद्र ने भेजी, उसके कुछ शिलापट उधर लग गए, पत्थर भी उधर लग गए और उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया गया। हमको लगता है कि ये कोई धार्मिक भावना से नहीं किया गया है, कोई मजहबी भावना से नहीं किया गया है, कोई द्वेष फैलाने की भावना से नहीं किया गया है। ये कुछ ऐसे बच्चों का काम हो सकता है। चूँकि रात में ये हुआ है तो हम लोग को पता नहीं चला। शाम को जब हम आए तो देखे कि सब स्थित है, सब कुछ ठीक है। और सुबह देखा कि आप लोग जब यहाँ पर आए हैं तो देखा कि बहुत भीड़ है, तो इसको तोड़ के पीछे फेंक दिया था किसी ने। तो बाद में पता चला कि एक लड़का। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सोमवार को मेहरौनी विधानसभा के अर्जुन खीरिया में आगमन हुआ, जहां पर वह क्या बोले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ललितपुर में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ललितपुर में कांग्रेस मेहरौनी विधानसभा प्रत्याशी बृजलाल खाबरी और ललितपुर विधानसभा प्रत्याशी बलवंत सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। होमगार्ड कर्मी एवं राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी की अभिरक्षा में अपराधी द्वारा किशोर अपचारी को भगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार होमगार्ड के साथ अस्पताल आए हुए किशोर अपचारी को एक अपराधी द्वारा होमगार्ड को तमंचे के बट से सिर पर वार कर घायल कर छुड़ाकर भागने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आसपास के लोगों द्वारा होमगार्ड पर हमलावर को पकड़ लिया। वहीं किशोर अपचारी को त्वरित कार्यवाही करते हुए पकड़कर हिरासत में ले लिया गया है और भगाने वाले अपराधी सुनील पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील पाल के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। ये पूरा प्रकरण थाना शाहगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किशोर अपचारी जो राजकीय संप्रेक्षण गृह से
इलाज के लिए आया हुआ था, उसको एक अपराधी ने होमगार्ड को घायल करके उसको छुड़ा ले गया है। इस सूचना पे तत्काल एसपी सिटी, सीओ सिटी और सभी थानों की फोर्स वहाँ पे पहुँची थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए जिसके भागने की बात की जा रही थी और जिसके द्वारा भगाने की बात की जा रही थी, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत, जिसमें राजकीय संप्रेक्षण गृह के केयरटेकर और कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, पूरी योजना के तहत ये कार्रवाई की गई है। सुनील पाल के द्वारा तमंचा लाया गया था, हालांकि तमंचा चलता नहीं है, ऐसी बात छानबीन में आई है। तमंचे की बट से होमगार्ड को उस पर प्रहार किया गया। यदि होमगार्ड को मामूली चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी हम लोग इनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। सादे वर्दी में इनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल्स जो निकली है वो सुनील पाल मूलतः कौशाम्बी जिले का रहने वाला है। सत्यम यादव जो नाम सामने आया है वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है और मर्डर के केस में यहाँ पे निरुद्ध था। सुनील पाल के ऊपर 8 से ज़्यादा केसेस होने की बात आ रही है। ये मूलतः कौशाम्बी ज़िले का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त थे। सुनील पाल अभी 12 फरवरी को यहाँ से रिहा हुआ है। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत राजकीय संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों की मिली भगत से पूरी लोकेशन लेते हुए इस घटना को अंजाम देने की पूरा कोशिश हुआ है, जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई जारी है। मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।